नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन के पाठ 4 के अंतर्गत आज हम अभिप्रेरणा की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में हम समझेंगे। अभिप्रेरणा की तकनीकें कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न साधनों एवं विविध तकनीकों को काम में लिया जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इन तकनीकों को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकों के अंतर्गत उच्च वेतन, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि, अंशदान, विशेष वेतन वृद्धि आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अवित्तीय तकनीकों को हम पुनः 2 भागों में विभक्त करते हैं, वैयक्तिक अवित्तीय तकनीक और सामूहिक अवित्तीय तकनीक। वैयक्तिक अवित्तीय तकनीक के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार आदि इसमें सम्मिलित है। सामूहिक अवित्तीय तकनीक में समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन एवं सभाएं, सामूहिक प्रशिक्षण आदि इसमें सम्मिलित हैं। वित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकों का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरणा से है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वित्त से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक एवं विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरणा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अवित्तीय तकनीकें। अभिप्रेरण की अवित्तीय तकनीकों का धन या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता है। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक होती है, जो व्यक्ति की भावनाओं एवं इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। अवित्तीय तकनीकें व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार की हो सकती है। कुछ प्रमुख अवित्तीय तकनीकों का सविस्तार से हम वर्णन करेंगे, जिनमें पहली है पद एवं सेवा सुरक्षा। कर्मचारियों को निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध करवाकर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान कर अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को उच्च पद प्रदान कर तथा वर्तमान पद को बनाए रखकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। दूसरी, प्रशंसा एवं सम्मान। कर्मचारियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा कर तथा उपयुक्त अवसरों पर सम्मान प्रदान कर भी अभिप्रेरित किया जा सकता है। इससे उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, मनोबल में वृद्धि होती है और वे अभिप्रेरित होते हैं। तीसरा, प्रबंध में सहभागिता। कर्मचारियों को संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों, लक्ष्यों, व्यूह रचनाओं एवं निर्णयों में भागीदारी प्रदान कर अभिप्रेरित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ती है और वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। चौथा, प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण। अच्छा नेतृत्व भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, क्योंकि यह संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, समस्याओं, शिकायतों आदि के समाधान तथा निरीक्षण कार्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उससे श्रम संबंधों में मधुरता आती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी अभिप्रेरित होता है। 5वीं, अधिकार प्रत्यायोजन। संस्था में अच्छा अधिकारी अपने अधीनस्थों को
अधिकार प्रत्यायोजित करके उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार प्रत्यायोजन से कर्मचारियों में उच्च प्रबंध के प्रति विश्वास जागृत होता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। छठा, कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन। कार्य विस्तार में एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के स्थान पर एक समूह को ही एक कार्य सौंप दिया जाता है, जिससे कर्मचारी कार्य संपादन के दौरान सामाजिक संबंधों की स्थापना भी कर लेते हैं। कार्य परिवर्तन में कर्मचारियों का एक निश्चित समय अंतराल में कार्य परिवर्तन किया जाता है ताकि उनकी कार्य के प्रति रुचि बढ़े एवं नीरसता में कमी आए। सातवां, समूह चर्चा। समूह चर्चा में कर्मचारियों को अपने विचार रखने का अवसर मिलता है तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। परिणाम स्वरूप इस विधि से कर्मचारियों के आत्मविश्वास, मनोबल एवं उनके ज्ञानार्जन में वृद्धि होती है। आठवां, विकास के अवसर। कर्मचारियों की योग्यता एवं कौशल विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। नौवां, प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियाँ। जब संस्था में योग्य एवं दक्ष कर्मचारी अपने पूर्ण मनोयोग एवं लगन से कार्य नहीं करे, तब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन कर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ कर्मचारी चुनौतियों को स्वीकार करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए लक्ष्य एवं चुनौतियां रखी जा सकती है। 10वां, स्वस्थ वातावरण। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करके उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में रहने से कर्मचारी संतुष्ट रहता है तथा संतुष्ट कर्मचारी संस्था के लिए अधिक मनोयोग एवं मेहनत से कार्य करता है। अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। विभिन्न प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरण से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की है। इन विचारकों में अब्राहम एच मास्लो, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, ओची, उर्विक, मैरी पार्कर फॉलेट, रेंसिस लिकर्ट, व्रूम, हेराल्ड जे लेविट आदि का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया जा सकता है। अभिप्रेरणा की कुछ प्रमुख विचारधाराएं हैं जिनका अध्ययन हम करने वाले हैं। मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधाराएं। अभिप्रेरण की इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक अब्राहम एच मास्लो द्वारा सन 1943 में किया गया। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है एवं उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। मास्लो के मतानुसार यदि यह ज्ञात कर लिया जावे कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। यह विचारधारा अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं की क्रमबद्धता विद्यमान होती है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। ये आवश्यकता मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। ये सर्वाधिक आवश्यक, प्रभावी एवं शक्तिशाली मानी जाती है, जिनको हर मनुष्य हर स्थिति में पूरा करना चाहता है। इन आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा
धूप आदि आती है। जैसे ही मनुष्य की ये आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है, फिर ये आवश्यकताएं उसे अभिप्रेरित नहीं करती है। व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद होती है। भविष्य में आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना ही आवश्यकताओं का मुख्य कारण है। इनमें आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि आदि को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति की तीसरी आवश्यकता है स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता, जिसे हम सामाजिक आवश्यकता भी कह सकते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। वह अपने जीवन में पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता आदि की आकांक्षा रखता है। इस आवश्यकता की उत्पत्ति शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकता की उचित स्तर तक संतुष्टि होने के बाद होती है। व्यक्ति की चौथी आवश्यकता है स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात व्यक्ति की स्वाभिमान व अहंकारी आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। इस आवश्यकता में व्यक्ति कार्यरत संस्था में पद, स्थिति, मान्यता एवं प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, पहचान, आदर सत्कार, प्रशंसा आदि की इच्छा करता है। व्यक्ति की इनमें से कुछ आवश्यकता ही संतुष्ट हो पाती है, कुछ नहीं होती है। विशेष योग्यता वाला व्यक्ति इनकी पूर्ति कर पाता है। व्यक्ति की पांचवी व अंतिम आवश्यकता है आत्मविकास की आवश्यकता। मास्लो के मतानुसार आवश्यकता की क्रमबद्धता में यह अंतिम आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है की भावना से प्रेरित हो जाता है, तो यह आवश्यकता मनुष्य को अभिप्रेरित करती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि वह अंततोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है, जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। मास्लो के आवश्यकता अनुक्रम को हम इस पिरामिड की सहायता से भी समझ सकते हैं। इसमें आवश्यकताएं नीचे से प्रारंभ होती है। सबसे पहली आवश्यकता सबसे नीचे है, क्योंकि वो सबसे अधिक सभी की आवश्यकताएं होती है। फिर जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, पिरामिड छोटा होता जाता है। इनमें पहली, दूसरी और तीसरी निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कहलाती है, तो चौथी और पांचवी आवश्यकताएं हैं वो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं कहलाती है, जो कि सभी व्यक्तियों की पूर्ण नहीं भी हो पाती है। परीक्षा में जब मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम का जब प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें विद्यार्थियों आपको ये पिरामिड भी अवश्य बनाना चाहिए। अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको हल करने हैं। धन्यवाद।